नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी वेदांगी नयन कर्णिक आणि आपल्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये. या कार्यक्रमामध्ये आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि आज पुन्हा आपण राजकीय विषयांवर बोलणारच आहोत, ज्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सतत चर्चेत असलेलं राजकारण तर असेलच, त्याचबरोबर जाणून घेऊयात की पुन्हा एकदा लॉकडाऊन होण्याची शक्यता आहे का. त्याचबरोबर फार्मर्स बिलवर देखील आपण चर्चा करणार आहोत. सोबतच शेअर मार्केट आणि कमोडिटी मार्केट कसं असेल यावर देखील आपण एक नजर टाकणार आहोत. आणि अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा जी. पंडित जी, आपका इस शो में तहे दिल से स्वागत है. नमस्कार पंडित जी, अभी फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा उसी से हम शुरुआत करते हैं और वो ऐसा है कि आपने कुछ ही हफ्तों पहले बताया था कि बीजेपी को किसान आंदोलन की वजह से बहुत से स्टेट्स में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसका प्रभाव पंजाब में हमें हाल फिलहाल में देखने मिला. तो उसी संदर्भ में मैं आज का सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि बीजेपी वर्सेस फार्मर्स बिल, क्या बीजेपी को बुरा प्रभाव देखने मिल सकता है फार्मर्स बिल के वजह से, किसान आंदोलन जो हो रहा है उसके वजह से? जी, बहुत ही सटीक सवाल किया आपने और इसी मंच से आपको ऐसे सवालों के जवाब मिलते हैं. जी, जैसे आपने शो के शुरुआत में कहा कि हमने 2-3 हफ्ते पहले ही इस विषय के ऊपर चर्चा की थी और ये प्रेडिक्ट किया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उनको इस आंदोलन की वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता जी, है. जी. अब यहाँ पर जो आपने सवाल किया है उसमें हमने माननीय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का जब हम अध्ययन किया तो डेफिनेटली फार्मर बिल्स की अगर हम बात करें जो हम प्रेडिक्ट कर चुके हैं तो 4/4/2021 तक फार्मर बिल जो है उसकी समस्या जो है उसका समाधान हमें दिखाई नहीं दे रहा. मगर यहाँ पर एक और मैं डेट देना चाहता हूँ, वो है 12 मार्च. 12 मार्च के बाद डेफिनेटली इसका कोर्ट के माध्यम से कोई निकाल या कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है. अब आपने जो सवाल किया उस सवाल के जवाब पर आता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में जिस तरह पंचायत इलेक्शन में भारी हार का सामना करना पड़ा, उसी के साथ में अकाली दल को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में नुकसान हुआ और यहां तक कि वहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसको भी नुकसान हुआ. कांग्रेस को यहां पर अच्छे वोट्स मिले और आगे आने वाले दिनों में भी ऐसा प्रतीत होता है कि अगर ये आंदोलन जारी रहा तो उसका असर बाकी स्टेट्स में होगा. इसी विषय के ऊपर मैंने आपको अगर याद हो कि 3 हफ्ते पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी को प्रांतीय इलेक्शन में, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के साथ में हरियाणा है, हरियाणा के साथ में पंजाब है, पंजाब हिमाचल है, हिमाचल के साथ में जम्मू एंड कश्मीर है, ये जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, इन एडजॉइनिंग स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को डेफिनेटली जो इस वक्त उनके पास में संख्या है, जो वोट्स जो इस वक्त उनको मिलते हैं, उसमें कम से कम 50% का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है. और आगे आने वाले दिनों में बंगाल में इलेक्शन है, क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है जी. और किसान जो है भारत की 70% जो है जो अन्न है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से आता है. अगर किसान दुखी है, अन्नदाता दुखी है तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ सकती है और भारतीय जनता पार्टी जो रूलिंग पार्टी है, जो इसका कोई भी समाधान निकालने में सक्षम नहीं हो पाई अभी तक, उनको डेफिनेटली उसका नुकसान पूरा भरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. उस नुकसान का सबसे बड़ा जो आपने एक पहला सबूत देखा वो पंजाब में देखा है. बिल्कुल. अब आगे बात करें कि आगे आने वाले दिनों में बंगाल में भी इलेक्शन है. बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. यहां तक कि हर तरह साम दाम दंड जो है हर तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी के सामने अपना पूरा जोर लगा रही हैं. तो डेफिनेटली अगर हम ये प्रतीत हो रहा था कि ममता बनर्जी जीतती हैं तो उनकी सीटें काफ़ी कम हो जाएंगी. तो यहाँ पर इस आंदोलन का आगे आने वाले दिनों में एक ऐसा प्रभाव भी पड़ सकता है कि ममता बनर्जी जो है वो भारी मतों से वहाँ पर विजयी हो जाएं. इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को और
तोमर साहब को, जो इस वक्त कृषि मंत्री हैं, उनको यहां पर किसी ना किसी तरीके से किसानों के साथ बैठकर उनके साथ में समाधान निकालना चाहिए, चाहे वो माध्यम कोर्ट हो, चाहे उनकी पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे उनकी पार्टी के उस पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि ये इफेक्ट जो है ये लंबा चलेगा, कम से कम 5 से 10 साल तक इस नुकसान को भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा, या कोई ऐसे प्रावधान निकालने पड़ेंगे जिससे किसान प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो और ऐश्वर्यवान हो। किसान जो है ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निखिद्ध चाकरी, यानी नौकरी को सबसे तीसरा दर्जा दिया गया है, उत्तम खेती को माना गया है, क्योंकि खेत और प्रकृति माँ है, धरती वसुंधरा है, इसलिए डेफिनेटली इसका इफेक्ट जो है, किसान अगर दुखी होता है, उसके षड्यंत्रकारी प्रभाव क्या हैं, उसके राजनीतिक विश्लेषण क्या है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, मगर 10वें घर में इस वक्त भी 4 ग्रह बैठे हुए हैं जिनका दुष्प्रभाव जो है आज की रूलिंग पार्टी को सहना पड़ सकता है, जिसका पहला सबूत, पहला प्रमाण आपने पंजाब में देख लिया। जी, बहुत शुक्रिया पंडित जी, इस विषय पर आपने विस्तार में जो रोशनी डाली है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कोरोना वायरस का प्रभाव जो है हमें फिर एक बार बढ़ते हुए देखने मिला है। हमारे महाराष्ट्र में, पूरे देश विदेश में भी कोरोना बढ़ता जा रहा है और फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने भी फिर एक बार लॉकडाउन होने की संभावना जो है वो जताई हुई है। तो क्या लॉकडाउन का फिर से सामना करना पड़ सकता है हमें? देखिए, अक्टूबर नवंबर में राज्यमंत्र के माध्यम से हमने जो प्रेडिक्शन की थी कि भारत में कोरोना जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, नंबर 1 जी, वो भविष्यवाणी यहां पर सत्य हुई थी, अगर आपको याद हो तो। उसके बाद कंटिन्यूसली कोरोना 1 लाख रोज का जो कोरोना पेशेंट जो भारत में होता था वो घटकर 8 से 10 हजार में आ गया। मुंबई जैसे बड़े शहर में कोरोना जो है वो 4 से 5 हजार की तादाद में आता था। यहां तक आघाड़ी सरकार की बात करें तो आघाड़ी सरकार ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा चोखा काम किया है, जिसकी वजह से कोरोना जो है वो भारत से भागते हुए दिखाई दे रहा था। मगर कुछ दिनों से ट्रेन खुल गई हैं, ट्रेन खुलने के साथ साथ में कुछ ढील दे दी गई है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या करेंगे, आप बताइए। अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, आप सैनिटाइज नहीं करेंगे, आप बिना वजह घर से निकलेंगे, तो मुख्यमंत्री को लॉकडाउन लगाना ही पड़ेगा। ये तो हो गई आम बात। मगर अगर हम ग्रहों की बात करें तो डेफिनेटली एक बात पक्की है कि लॉकडाउन लाने की नौबत अब इस वक्त दिखाई नहीं देती, क्योंकि शनि, गुरु, शुक्र, बुध, ये चारों ग्रह जो हैं इस वक्त मकर राशि में अभी भी बैठे हुए हैं। और आज जब आप मेरे से बात कर रही हैं तो राहु और चंद्र का ग्रहण योग है। डेफिनेटली अगले 4 से 5 दिन अच्छे नहीं हैं, कोरोना पेशेंट बढ़ सकते हैं। आज अब हम घर से जब निकले तो मुंबई में भी इसमें बढ़ोतरी हुई है, पूना में भी इसमें बढ़ोतरी हुई है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। दिल्ली में सिर्फ 150-200 कोरोना पेशेंट ही कल मिले। तो डेफिनेटली इसमें जो पेशेंट्स में जो वृद्धि हो रही है ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक दूसरे से डिस्टेंस बनाकर रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें। आज अगर हम प्लेन में भी बैठते हैं तो बीच की सीट खाली होती थी, अब वो भी भरनी शुरू हो गई है। ट्रेन में जाते समय भी लोगों को डिस्टेंस रखना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर नहीं। और यहाँ पर अधिकारियों को भी सख्त से सख्त, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से मेरी एक ही प्रार्थना है कि इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि भाई अगर किसी ने मास्क नहीं पहना तो उसको डबल जुर्माना देना पड़ेगा। अगर कोई आदमी एक दूसरे के साथ चिटक कर खड़ा है, मगर ग्रह दशा के मुताबिक 4/4/2021 तक जब तक शनि गुरु के साथ में है तब तक हमें पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। अगर लॉकडाउन होता भी है तो हो सकता है हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन हो, पूरा लॉकडाउन 6 महीने का जैसा था वैसा कहीं भी मुझे दिखाई
नहीं देता है। इनफैक्ट 12 मार्च के बाद कोरोना पेशेंट वापस कम होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को कोरोना में पे नियंत्रण रखना सिखाया। वैक्सीन की सबसे बड़ी खेती जो है हमारे देश में उत्पन्न हुई। इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी को और डॉक्टर हर्षवर्धन जी को मैं बधाई का पात्र मानता हूं, और साथ में ही उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं कि उन्होंने कोरोना के ऊपर जिस तरह कमर कसी, जिस तरह से सावधानी, जिस तरह से लगाम लगाई, और अब तो वैक्सीन लग रही है लोगों को। वैक्सीन लगने के बाद में डेफिनेटली लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है, हौसला बना है, और लोगों को कोरोना से लड़ने की एक नई एक तलवार मिल चुकी है। इसलिए लॉकडाउन लगने के योग बहुत कम है। एक आध दिन अगर कभी लोगों को समझाने के लिए लगाते हैं तो मैं तो बोलता हूं कि उस एक दो दिन के लिए लगाना चाहिए, ताकि लोग सावधान रहें। एक बार फिर राजमंत्र के माध्यम से, जय महाराष्ट्र के माध्यम से मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मास्क का उपयोग करें, मास्क का उपयोग जरूर करें, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें, हैंड सैनिटाइज करें, और किसी भी तरह की कोताही अभी तक ना, क्योंकि शनि अभी भी मकर राशि में है। हम ये बार बार कह रहे थे कि 2.5 साल शनि मकर राशि में है। 2020 फरवरी से लेके 2022 तक है। इसलिए अगर ये नहीं तो कोई और बीमारी ना पैदा हो जाए, इसके लिए आपको सावधानी बरतनी पडेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आणि जय महाराष्ट्र नेहमीच तुम्हाला रिक्वेस्ट करत असता, आम्ही आता पण तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतोय की मास्कचा नक्की वापर करा, सोशल डिस्टन्सिंग पाळा आणि हँड सॅनिटाइज करत राहा। सध्या वेळ झाली आहे राजमंत्रमध्ये एका छोट्याशा विश्रांतीची। तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा राजमंत्र जय महाराष्ट्रवर। नमस्कार, मी वेदांगी नयनकर्णिक पुन्हा एकदा स्वागत करते आपल्या सगळ्यांचं राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये। पंडित राजकुमार शर्मा जिनवर अपन चर्चा करत आहोत। और पंडित जी, अगला सवाल जो है आज के लिए वो ये है कि पूजा चव्हाण नाम की जो लड़की है उसने सुसाइड करने के बाद उनका नाम एक नेता से काफी समय से जुड़ा जा रहा है और काफी दिनों से ये सुर्खियों में भी है, और वो है संजय राठौड़। तो मीडिया और जनता के सामने अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो सवाल यह है कि क्या शिवसेना संजय राठौड़ को बचा रही है इस पूरे मामले से? उनकी कुंडली जो है वो क्या कहती है आखिर इस बारे में? देखिए, जैसे आपने देखा कि मैं हर वक्त हर चीज को ग्रहों के साथ जोड़कर देखता हूं जी, चाहे वो फार्मर्स बिल है, और चाहे वो शेयर मार्केट है, चाहे वो कोरोना का, क्योंकि ये कार्यक्रम बेसिकली जो 9 ग्रह 12 राशियां और 27 नक्षत्रों पर आधारित है। कुछ लोग कभी कभी आउट ऑफ वे जाकर कमेंट भी करते हैं, पर यहां पर एक बात समझ लेनी जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी इज ए मदर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और यहां पर यह कहना बहुत जरूरी है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है जो सतयुग से लेकर अब कलयुग तक चल रही है। हर छोटा बड़ा आदमी जो है इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और प्लैनेटरी पोजीशन जो है आदमी को रंक से राजा बना देती है। बिल्कुल। अब वन मंत्री जो है संजय राठौड़, जब हमने उनकी कुंडली का अध्ययन किया तो डेफिनेटली एक यवतमाल, मैं तो कहूंगा कि यवतमाल का शेर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी स्पीचेस देखिए, उनके भाषण में उनके शब्दों की जाल देखिए। डेफिनेटली एक बहुत ही अग्रणीय और बहुत ही तड़फड़ाता हुआ नेता मैं ये समझ सकता हूं कि हमारे शिवसेना को मिला है। संजय राठौर की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 30 जून 1971 बुधवार को इनका जन्म हुआ, और कन्या राशि, शुक्ल पक्ष की अष्टमी और हस्ता नक्षत्र। संजय राठौर एक सेल्फ मेड आदमी है,
अच्छे परिवार से जरूर आए हैं, मगर 2004 से जब इनकी गुरु की महादशा लगी, गुरु इनका मंगल की राशि, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। जैसे ही इनकी गुरु की महादशा लगी तो 2004 से पहले ही ये राजनीति में प्रवेश कर चुके होंगे। तो 2004 से लेकर 2020 तक इन्होंने अपनी राजनीति का सफर ऐसी मेहनत की, ऐसा परिश्रम किया कि ये इवेंचुअली आखिरकार आकर वन विभाग कैबिनेट मंत्री बन गए और एक बहुत बड़ी छलांग इन्होंने जीरो से हीरो बनने तक की लगाई। अब बात करते हैं कि पूजा चौहान ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया, क्या उसमें कितना सत्य है। देखिए, उस पॉलिटिकल झंझट में मैं पढ़ूंगा नहीं, मगर संजय राठौर की अगर हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो इस वक्त उनकी शनि की महादशा लगी हुई है। शनि 14/1/2020 से उनके ऊपर लगा है और 14/1/2020 के बाद ही संजय राठौर जो है वो मंत्री बने हैं। शनि उनका प्रबल है, शनि और शुक्र उनका अष्टम भाव में बैठा हुआ है। शुक्र और शनि जो अष्टम भाव में बैठा हुआ, समझ लीजिए तो डेफिनेटली एक प्रारब्ध और एक प्राकर्मी योग बनाता हुआ दिखाई देता है। वहां से 8वें घर 9वें घर को, उनके भाग्य स्थान को और 10वें घर को जैसे ही ये कॉम्बिनेशन देखता है तो संजय राठौर की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 4/4/2021 तक संजय राठौर की मुसीबतें कम होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि शनि के साथ में गुरु जो है, गुरु नीच हो जाता है। गुरु इनका 8 नंबर में 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर इनके आंच आ सकती है। ये इनके ऊपर षड्यंत्र भी हो सकता है। अब शिवसेना इनको बचा रही है या शिवसेना इनका नहीं सुन रही है, ये बात के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने अपना दायित्व समझकर, अपनी जिम्मेदारी समझकर माननीय उद्धव ठाकरे साहब को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब पार्टी तय करेगी कि उन्होंने इस्तीफा एक्सेप्ट करना है कि नहीं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों धनंजय मुंडे के ऊपर भी बहुत से इल्जाम लगे, बहुत सी समस्याएं आई, कोर्ट जाना पड़ा, पुलिस इंक्वायरी हुई, सीबीआई इंक्वायरी हुई, मगर यहां पर संजय राठौर की कुंडली का हम जब अध्ययन करते हैं तो इनके ऊपर 16 मार्च तक डेफिनेटली ऐसे वातावरण बने हुए हैं कि अगर 16 मार्च तक इनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता और ये 16 मार्च तक जो है वो अपना गुनाह जो है वो उनके ऊपर कबूल नहीं होता, या ये सबूत नहीं मिलते कि इनका किसी भी तरह पूजा चौहान के साथ में कोई संबंध था या उसकी मृत्यु का कारण संजय राठौर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनकी कुंडली धनु लगन की, या धनु लगन का आदमी जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है। हाँ, इसके कारण अगर कोई आदमी इनकी वजह से आत्महत्या करता है तो डेफिनेटली उसमें बहुत डीप, बहुत गंभीर घुसकर उसका विश्लेषण करना चाहिए। संजय राठौर किसी की मृत्यु का कारण बन सकता है, ये कुंडली से कहीं भी प्रतीत नहीं होता। पूजा चौहान ने आत्महत्या की, ये बहुत ही दुखद बात है, मगर 14-16 मार्च तक संजय राठौर को डेफिनेटली बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यहां तक कि उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। जो उन्होंने दे दिया है, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो सकता है, द सेकंड भविष्यवाणी, और उसके बाद 4/4/2021 तक उनको और तक तकलीफ आ सकती है। मगर मैं यहां पे उनसे एक ही अनुरोध करूंगा, एक कष्ट निवारण पूजा आप जरूर करवा लीजिए। कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र भी आपके खिलाफ हो सकता है। संजय राठौर 4/4 तक समस्याओं से घिरे हुए रहेंगे और 16 मार्च के बाद उनको कहीं ना कहीं इसमें राहत भी मिल सकती है, एंड ही कैन रिमेन एज ए फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। जी, ये तो आपने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। अब ये हमें मिड मार्च का और अप्रैल का इंतजार जरूर रहेगा। बढ़ते हैं पंडित जी अगले सवाल की ओर। भारत और चीन में काफी लंबे समय से तनाव की परिस्थिति जो है वो दिखाई दे रही है, और कुछ दिनों पहले ही चीन और भारत ने सीमा को लेकर बातचीत करने का प्रयास किया है, समस्या का हल निकालने का प्रयास किया है, और चीन भारत के सीमा से पीछे हट चुकी है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हो? क्या हम चीन पे भरोसा कर सकते हैं या फिर नहीं? देखिए, चीन जो है वो हमेशा भारत को दगा देता आया है, हमेशा धोखे से बार करता आया है। जब जब हमने उनसे दोस्ती की
तब तब उन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। ये बात जो है पिछले 50 सालों में हमने 25 बार देखा। जैसे भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने उनके साथ में बहुत बार हाथ मिलाया, बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय देशों से बाहर की ताकतों ने हमारा कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश की। इसलिए एक बात का ध्यान रखें कि दुश्मन कितना भी अच्छापन दिखाए वो दुश्मन ही होता है। इस बात को आप कतई दरकिनार ना करें। ये वापस यहाँ पर मैं 4/4/2021 का राग लापूंगा, क्योंकि यहाँ पर 4 ग्रह मकर राशि में बैठे हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 4/4 तक हो सकता है चीन अपना एक षड्यंत्रकारी प्रभाव वापस दिखाए। 4/4 के बाद डेफिनेटली भारत के ऊपर या भारत की सीमाओं के ऊपर, चाहे वो सियाचिन है, चाहे वो लद्दाख है, चाहे वो असम के कुछ एरियाज हैं, कहीं ना कहीं चीन वापस कोई ना कोई ऐसी दगाबाजी हमारे साथ करेगा जो आपके सामने आएगा। मगर यहाँ पर मैं माननीय नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने से बाज नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने भारतीय सेना को और राजनाथ सिंह जी ने भारतीय सेना को इतना सक्षम कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा प्रतीत होता है, रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं कि अगर चीन और भारत की लड़ाई होती है तो चीन उस युद्ध में बुरी तरह से हारता है। इसलिए जब उसको ये रिपोर्ट मिली तभी उसने ये कदम उठाया कि ये भारत अभी एक ऐसा पहलवान बन चुका है जिसमें कुश्ती जीत नहीं सकता, इसलिए उसको अपना मित्र बना लेना चाहिए। आज भारत की धरती से चीन को जिस तरह का फायदा व्यापार में होता है, आप अपने स्टूडियो में देख ले, कम से कम 50% चीजें जो हैं वो चाइना से आई हुई हैं। आज अपने घर में देख लें, 30 से 40% चीज जो आपके घर में वस्तुएं हैं वो चाइना से आई हुई हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीन को व्यापार के लिए, चीन को हमारी सेनाओं की प्रबलता के लिए झुकना पड़ा है, मगर वो झुकने के बावजूद भी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उंगली करता रहता है। पाकिस्तान हमारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र करता रहता है, इसलिए कतई विश्वास मत करें जी। कॉशन विद अटैक, कॉशन रखें और काम करें, यही मेरी प्रार्थना है और सलाह है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा, हमें जरूर सतर्कता और सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। और बढ़ते हैं पंडित जी आज के आखिरी सवाल की ओर, और वो ये है कि शेयर मार्केट और कमोडिटी मार्केट जो है उसकी परिस्थिति आगे के दिनों में कैसी रहेगी, ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे। मैं सबसे पहले तो राजमंत्र के फॉलोअर्स का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी तादाद पे 52,200 BSE क्रॉस करेगा। हमने 52,200 बोला था, 52,200 BSE क्रॉस किया। ये सब आपका आशीर्वाद और आपका प्रेम है। और निफ्टी की बात हमने की थी कि 15,300 निफ्टी भी क्रॉस कर सकता है, 15,400 क्रॉस किया। तो ये दोनों भविष्यवाणियों के लिए बहुत से लोगों ने बधाई दी, उसका मैं आभार प्रकट करता हूं। आगे देखते हैं। तो अब 3 दिन से, अब पिछली बार मैं बोल के गया था कि आफ्टर दैट आई एम बेरिश इन द मार्केट। 51,200 के ऊपर इस वक्त बाजार जो है चल रहा है, 51,400 51,200 के बीच में झूल रहा है। म्हणजे 52,200 से BSE नीचे घिसड़ गया। अब जो है बहुत ही सतर्क रहें, कहीं ना कहीं बाजार जो है 50,000 का आंकड़ा BSE वापस तोड़ सकता है। मेरा नीचे का स्तर जो है 49,600 का है, ऊपर का स्तर जो है 51,800 का है, मगर ये 47,000 तक भी आ सकता है। अगर इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में नहीं तो उससे अगले हफ्ते में। 15 से 20 दिन जो षडग्रही योग के जो इफेक्ट है वो आपको दिखाई देंगे। सोना 47,600 के ऊपर आया, सोना 47,000 से एक बार नीचे आ सकता है, मगर दिस इज द टाइम टू बाय गोल्ड। 49,000 वापस छू सकता है पर 10 ग्राम। चांदी जो है, चांदी में भी बढ़त दिखाई देगी, क्योंकि सोना और चांदी दोनों ही कहीं ना कहीं नीचे आए। चांदी भी इस वक्त जो है 67,900 के ऊपर चल रही है पर केजी। ये 66,400 तक आ सकती है, यहां पे बाय करें। चांदी वापस 70,000 का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई देती है।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही समय रहेगा सोने में और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने जो भविष्यवाणियां की है और हमें सतर्क भी किया है और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आता सध्या वेळ झाली आहे राजमंत्रमध्ये इथेच थांबण्याची, मात्र तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा जय महाराष्ट्र न्यूज।